अंदर खाने सर्वे कराए गए हैं उनमें ये निकल कर आ रहा है कि पहली दफ़ा बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीती लगभग 72 सीटें अपने खुद के दम पर, दोबारा जीती 62 सीटें 10 सीटें गिरी। अब की बार ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 सीटें उत्तर प्रदेश में और गिरेंगी। जब और गिरेंगी तब ये मानकर चलिए कि 48 और 50 और 46 के इर्द गिर्द बीजेपी उत्तर प्रदेश में गिरेगी, बहुमत से दूर होना पड़ेगा। और अगर उत्तर प्रदेश में इतना गिरेगी, फिर बिहार में भी अगर कुछ सीटें कम होंगी, फिर राजस्थान में भी अगर कुछ कम होंगी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर अगर रहेगा, कुछ कम होंगी, तो कुछ कम होते होते तो जहां दिल्ली में आप खड़ी हुई हैं यहां तो फिर सरकार के लिए फिर बैसाखी लेना पड़ जाएगा, फिर तो गठबंधन करना पड़ जाएगा किसी से। और जब गठबंधन करना पड़ जाएगा प्रज्ञा जी, तो उसके बाद फिर जिस तरीके की सत्ता, जिस तरीके की मनमानी चल रही है, इस तरीके की मनमानी कैसे चल पाएगी। नमस्कार, मैं प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ी हूँ। उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर महिला पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं आशीष और मेरे साथ हैं भरत जी। नमस्कार भरत जी। इस वक्त पर हम जंतर मंतर पर खड़े हैं। अभी से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पहलवानों का साथ देकर गए हैं और ये अपील करके गए हैं कि लोग छुट्टी लेकर के यहाँ पर आएं। जी प्रज्ञा जी, अरविंद केजरीवाल तो साथ देने की बात करके गए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ अंदर रजाई गद्दे नहीं आने दिए जा रहे हैं, अंदर पानी नहीं आने दिया जा रहा है, रात में बिजली काट दी जाती है, और जैसे तैसे सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये धरना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, सरकार का पिंड जल्दी से जल्दी छूट जाए। लेकिन एक चीज़ ये है प्रज्ञा जी कि आज जैसा देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं एफआईआर तो दर्ज हो गई, कम से कम एफआईआर तो दर्ज करा दी, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये कि एफआईआर की जो धाराएं हैं वो सार्वजनिक नहीं की गई अभी तक, जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं पॉस्को एक्ट के तहत बताया गया है, और दूसरी एक और एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं वो नहीं बताया गया है। दूसरी चीज़ ये कि एफआईआर भी जो दर्ज हुई है वो सरकार ने नहीं दर्ज करवाई है, वो सरकार की वजह से नहीं दर्ज हुई है। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू दर्ज हुई है। ये खिलाड़ी यहाँ से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की नौबत आई है, तब जाकर एफआईआर दर्ज और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने से ये धरना चल रहा है। 3 महीने से ये खिलाड़ी, ये पहलवान लगातार आरोप लगा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाए। सेलिब्रिटीज हैं भरत जी, गौर करने की बात है, सेलिब्रिटीज हैं, लाखों लोगों की आइडियल्स हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, और न्याय के लिए लोगों को सड़क पर खड़ा होना पड़ रहा है। एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर दर्ज हो रही है। क्या है प्रज्ञा जी, क्योंकि राजनीति में नफा नुकसान देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये खिलाड़ी क्या ला कर देंगे? ये खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ले आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोने का मेडल ले आएंगे, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ ला कर देंगे। लेकिन जिसको सरकार बचा रही है, जिस सांसद को सरकार बचा रही है, वो सांसद 3 से 4 सीटें, गोंडा के अगल बगल की लोकसभा की 3 से 4 सीटें वो सांसद लाकर दे सकता है। उन्हीं सांसद के आपराधिक मामले मैं आपको दिखा दूं, अगर कैमरा की जो है नजर वहां तक पहुंच पाए, तो नीम के पेड़ के नीचे जो लिस्ट लगी हुई है, उन्हीं सांसद जी के आपराधिक मामले की लिस्ट लगा दिया है खिलाड़ियों ने। देखिए प्रज्ञा जी, तो मैं जो बात कह रहा था कि जब सरकार तोल रही है एक तरफ अपने सांसद को और दूसरी तरफ खिलाड़ियों को, तो उसमें पलड़ा सांसद का भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार ये रिस्क लेना नहीं चाहती। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सर्वे हुए हैं, जो अंदर खाने सर्वे कराए गए हैं, उनमें ये निकल कर आ रहा है कि पहली दफ़ा बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीती लगभग 72 सीटें अपने खुद के दम पर, दोबारा जीती 62 सीटें 10 सीटें गिरी। अब की बार ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 सीटें उत्तर प्रदेश में और गिरेंगी। जब और गिरेंगी तब ये मानकर चलिए कि 48 और 50 और 46 के इर्द गिर्द बीजेपी उत्तर प्रदेश में गिरेगी, बहुमत से दूर होना पड़ेगा। और अगर उत्तर प्रदेश में इतना गिरेगी, फिर बिहार में भी अगर कुछ सीटें कम होंगी, फिर राजस्थान में भी अगर कुछ कम होंगी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर अगर रहेगा, कुछ कम होंगी, तो कुछ कम होते होते तो जहां दिल्ली में आप खड़ी हुई हैं यहां तो फिर सरकार के लिए फिर बैसाखी लेना पड़ जाएगा,
फिर तो गठबंधन करना पड़ जाएगा किसी से, और जब गठबंधन करना पड़ जाएगा प्रज्ञा जी, तो उसके बाद फिर जिस तरीके की सत्ता, जिस तरीके की मनमानी चल रही है, इस तरीके की मनमानी कैसे चल पाएगी? जब आप किसी के साथ गठबंधन के दल में होंगे तब तो आप वो जो बात कहते हैं ना, घुन्नहेपना जो चल रहा है, वो आप नहीं कर पाएंगे ना, फिर दूसरे का दबाव भी आपको मानना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात है भरत जी कि इस वक्त पर जो बृजभूषण शरण सिंह है, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम पर जो है गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, हमको फंसाया जा रहा है, एक ही अखाड़ा क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, एक ही अखाड़ा क्यों दुश्मन बना हुआ है, और राज्य के लोग क्यों नहीं हम पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। अगर हम सांसद के पक्ष की बात देखें तो वो कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है, और अगर इन महिलाओं की बात देखें तो ये 3 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, सरकार को कुछ सूझ ही नहीं रहा। प्रज्ञा जी, जिस भारतवर्ष की भूमि पर आप खड़ी हैं, यहाँ पर कौन सा चोर आज तक, किस चोर ने ये कहा है कि हाँ हमने चोरी की है, लो हमको गिरफ्तार कर लो, हम चोरी करके आए हैं? कोई चोर ये कहता है कि हमने चोरी की है? हर चोर कहता है कि हम बेगुनाह हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया है साहब। तो अगर इतनी लड़कियां ये मुद्दा उठा रही हैं, ये बात कर रही हैं, तो वो झूठ बोल रही हैं। सांसद जी सही बोल रहे हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं सरकार क्यों डरती है एफआईआर कराने से? क्यों डर लगता है कि हम एफआईआर नहीं कर रहे? तो लोकतंत्र में अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, किसी के ऊपर कुछ आक्षेप लगते हैं, तो सरकार को तो सामने आकर उसकी जांच करानी चाहिए। अच्छा, अरे ये बात बहुत बढ़ती जा रही है। बीती रात में पानी बंद कर दिया गया, लाइट बंद कर दिया गया, ये जितने पहलवान हैं उनको परेशान करने की कोशिश की गई, पुलिस का दबाव किया गया कि अब ये लोग ये जगह छोड़ दें। आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो लड़ाई है ये कितनी लंबी होने वाली है? देखिए प्रज्ञा जी, इस जंतर मंतर का इतिहास रहा है, यहाँ की ये टैक्टिस रही है आंदोलन ख़त्म कराने की, यहाँ का ये इतिहास रहा है कि रात के समय लाइट काट दो, पानी बंद कर दो, और रात के समय लोगों को हटा दो, है ना। और क्योंकि जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं अब तक, इस भूमि का इतिहास रहा है, जितने भी आंदोलन खत्म कराए गए हैं, जबरन कराए गए हैं, वो सब रात के वक्त कराए गए हैं। तो सरकार इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करती है कि लाइट नहीं रहेगी, मच्छर काटेंगे, परेशान होंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा तो परेशान होंगे, तो भागेंगे। लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जो विदेश की भूमि से भारत देश के लिए सोना खोद कर लेकर आए हैं, सोना माइन करके लेकर आए हैं, जो लड़ना जानते हैं, जो पसीना बहाना जानते हैं, जो भूखे रहना जानते हैं, जो बुखार में है लेकिन धरना दे रहे हैं। हाँ, फिर भी धरना दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि बुखार चढ़ा हुआ है, केजरीवाल ने ये बात कही कि सबको बुखार है। हाँ, सबको बुखार है और फिर भी धरने पर हैं। तो कल रात ये आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि धरना खत्म कराया जाए, रात को कुछ कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरीके से खिलाड़ी डटे हुए हैं, पिछली बार क्या हुआ कि एक गलती हुई, खिलाड़ियों ने भी माना कि धरना बहुत जल्दी खत्म कर दिया, सरकार के भरोसे में आ गए कि हम जाँच करवा रहे हैं। 1 महीने का वक्त दिया गया कि 1 महीने में। पिछली बार एक चीज और देखने को मिली थी कि जितने पहलवान हैं वो लोग विपक्ष को या किसी भी पार्टी के नेताओं को अपने साथ बिठा नहीं रहे थे, अपने मंच पर जगह नहीं दे रहे थे। लेकिन इस बार कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जनता दल हो, तमाम पार्टी के नेता अपना भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, और जब बाकायदा मंच पर जगह दी जा रही है, तमाम पहलवान उनके साथ खड़े होकर के अपनी बात रख रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जो हमारा साथ दे रहे हैं उनका स्वागत है। देखिए प्रज्ञा जी, सपोर्ट तो आवश्यक है ना, समर्थन आवश्यक है। बिना समर्थन के, बिना जन समर्थन के आंदोलन कभी आज तक सफल नहीं हुए हैं। तो पिछली बार जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन इन खिलाड़ियों ने ये समझा कि हम राजनीतिक लोग हमारे मंच पर आएंगे, वो हमारे मंच को डाइवर्ट करेंगे, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन जब सरकार ने 1 महीने का वक्त देने के बाद भी कुछ नहीं किया, एक एफआईआर तक सुप्रीम कोर्ट दर्ज करा रहा है, तो अगर कोई राजनीतिक दल है, राजनीतिक मंच है, तो उसमें भी लोग हैं, और अगर वो समर्थन करते हैं तो क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल समर्थन करके गए हैं तो इसमें क्या बुराई है? अगर आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है तो क्या बुराई है? समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, कोई गलत समर्थन कर रही है, किसी के ऊपर यौन शोषण के आरोप कोई लगा रहा है और उनकी सुनी नहीं जा रही है, एक चुनी हुई लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक देश में सरकार सुन नहीं रही है, तो समर्थन करना, किसी राजनीतिक दल का समर्थन लेना मेरे हिसाब से तो कोई पाप नहीं है। किसी संगठन का, किसी एनजीओ का, किसी राजनीतिक दल का, किसी समुदाय का, किसी वर्ग का, किसी धर्म का, किसी जाति का समर्थन लेना कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन ये
ये जंतर मंतर है। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने धरने, अन्ना हजारे के धरने की बात याद दिलाई। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसी भारत की सरकार में, इसी भारत देश में ऐसे कई धरने हुए, ऐसे कई लोगों ने सरकार से सवाल उठाए जिसमें टूल किट कांड, खालिस्तानी, आतंकवादी, न जाने क्या क्या घोषित कर दिया गया। लेकिन ये सेलिब्रिटीज बेटियां हैं, ये देश का गौरव है, देश का अभिमान है, इसीलिए कम से कम अभी तक इनकी सिर्फ बिजली काटी गई है, पानी रोका गया है। अभी तक न जाने कितने आरोप लग गए होते। नहीं तो सरकार तो सबसे पहले सरकार लाती है पीएफआई एंगल कि ये पीएफआई समर्थित है। दूसरा एंगल आता है खालिस्तानी एंगल कि ये सब खालिस्तानी है जी, अब इसमें वो भी नहीं निकल पा रहा है। तीसरा एंगल आता है पाकिस्तानी कि ये सब आतंकवादी हैं, वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो इसमें एंगल तो कोई निकल नहीं रहा है, एंगल सारे फेल हो रहे हैं। चौथा कि बेटियां हैं, किसी राजनीतिक ये चीजें भी बहुत टारगेटेड हैं। हालांकि हो सकता है कि मैं सही ना हूं, लेकिन अगर सरदार धरना दे रहे हैं तो खालिस्तानी एंगल निकलता है, अगर मुस्लिम धरना दे रहे हैं तो आतंकवादी वाला एंगल निकलता है, और अगर हिंदू धरना देते तो टूलकिट कांड वाला एंगल निकलता है। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस आंदोलन को भी डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। कैसे? जैसे पीटी उषा हैं, एथलीट हैं, उन्होंने कहा कि ये अनुशासनहीनता है, ये जो लड़कियां कर रही हैं ये अनुशासनहीनता कर रही हैं। और ये वही पीटी उषा हैं जो 2009 का समय था, देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यही पीटी उषा 5 लोगों के कमरे में रहने के लिए मजबूर हुई थी, 5 खिलाड़ियों के कमरे में रहने के लिए मजबूर हुई थी। उस समय रो रही थी। उस समय के खेल मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी थी कि हम अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं कि हमारी ऐसी दुर्व्यवस्था के कारण उसको ऐसे सामना करना पड़ा। लेकिन आज का समय है, ये राष्ट्रवादी समय है, ये बेटी बचाव का समय है, ये महिला का सम्मान करने का समय है। बीजेपी ने राज्यसभा भी पहुंचाया, पीटी उषा जी को बीजेपी ने राज्यसभा पहुंचाया। तो अब पीटी उषा जी भी कैसे सरकार से सवाल कर दें जिन्होंने उनको राज्यसभा पहुंचाया है? नहीं तो ये भी बात तो है। आप महिला होकर फिर महिला का दर्द भूल जाएंगी क्या? अगर आपको किसी ने राज्यसभा पहुंचा दिया है और आप उसी खेल क्षेत्र से निकली हैं, वही सहकर निकली हैं, तो आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं। ऐसे चलेगा खेल? ऐसे चलेगा खेल कि कोई कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसी संघ का अध्यक्ष बेटियों से पहले बलात्कार करेगा, पहले उनका शोषण करेगा, फिर बोलेगा कि जाओ ऑस्ट्रेलिया खेल कराओ। जो लड़कियां जितना बलात्कार कराएंगी उसको उतना ज़्यादा मौका मिलेगा। आरोप लग रहे हैं। आरोप तो यही हैं, यही है भारत देश, यही है तत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यही है इस देश की संस्कृति, और यही है लोकतांत्रिक सरकार। और क्या यही है बेटी बचाओ अभियान? नहीं, बेटी बचाओ तो आप भूल जाइए। बेटी बचाओ तो कितनी बार बेटी बचाओ फेल हो चुका है, कितनी बार बेटी बचाओ का सच सामने आ चुका है। बेटी बचाओ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि लोकतंत्र बचाओ का मसला है। अगर सरकार से ये अपील की जाती है कि आपके मंत्री ने या आपके विधायक ने या आपके सांसद ने या आपके अध्यक्ष ने ऐसा किया है, तो एक चुनी हुई सरकार को कम से कम ये तो कहना चाहिए कि हम जांच के लिए तैयार हैं, जांच करो जी इस आदमी की। यहाँ तो जांच भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन उस जांच का क्या हुआ, वो जांच कहाँ गई, किसी को कोई जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं। 3 महीने के बाद पहलवान फिर खड़े हो गए कि जी हम 3 महीने से इंतजार किए, हमको कहा गया आप चुपचाप अपना धरना खत्म कर दीजिए, हम जांच कराएंगे जी, हम देखेंगे जी। लेकिन जांच का कुछ भी नहीं हुआ और फिर 3 महीने के बाद फिर उसी जगह पर खड़े हो गए जी। और अभी तो हम लोग आए हैं, लखनऊ से आए हैं यहाँ तक, और आज रात में देखेंगे कि कैसे धरना चलता है, कैसे लाइट कटती है, कैसे पानी बंद होता है, जो देखेंगे वो दिखाएंगे। लेकिन यहाँ आकर यही पता चलता है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर मेरे ख्याल से यहाँ कुछ ही दूर पर होगा, कुछ ही दूरी पर यहाँ नई संसद बन रही है। लोकतंत्र का इतना बड़ा नगाड़ा पीटा जाएगा कुछ दिन बाद कि हमने नई संसद बना दी है। इतने बड़े लोकतंत्र में ये हाल है कि भारत देश की आम लड़कियां नहीं हैं, ये सेलिब्रिटी हैं। विदेशों में क्या मैसेज जाता है? ये मैसेज जाता है कि भारतवर्ष के भीतर, इंडिया के भीतर जहां का डंका बज रहा है, पूरे 56 देशों में डंका बज रहा है, 56 इंच की छाती से डंका बज रहा है, उस देश की सेलिब्रिटी महिलाओं को न्याय के लिए सड़क पर, चौराहे पर बैठना पड़ता है, महीनों महीनों बैठना पड़ता है, और सरकार सुनती नहीं है। FIR तक नहीं लिखी जाती है। ये वही भारत देश है जहाँ पर सारे मोदी नाम के लोग ही चोर क्यों होते हैं, उस पर एक सांसद की सांसदी छिन जाती है, और मोदी हटाओ देश बचाओ के बैनर लग जाते हैं जिस दिल्ली में, वहाँ पे रातों रात 50 से ज़्यादा FIR हो जाती हैं।
न जाने कितनी चीज़ें हैं इस देश में एफआईआर करने के लिए। पत्रकारों पर तो चुटकियों में एफआईआर हो जाती है जी, लेकिन ये सेलिब्रिटी बेटियां हैं, इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इनका एफआईआर दर्ज हुआ है और सिर्फ अभी एफआईआर ही दर्ज हुआ है। किसी ने भी, सरकार ने तक आकर के इनके आश्वासन के इनको ये तक नहीं कहा है कि आप हमारी बेटियां हो। हमने जब आपके साथ फोटो खिंचवाई, हमने जब आपको देश का गौरव बताया तो हम बड़े खुश थे, वो आपका अच्छा समय था इसलिए हम आपके साथ खड़े थे। लेकिन आज आपका बुरा समय है, आज आप दुखी हैं, आज आप न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन हम आपके साथ नहीं हैं। तो इन बेटियों के साथ कौन है आप देखिए। हम यहाँ पर लगातार दिन रात इन बेटियों के साथ हैं और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे बिजली कटी, कैसे खाना खाया, कैसे इन लोगों ने अपने मन की बात रखी, कैसे इन लोगों को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, कैसे दबाव बनाया जा रहा है, सब कुछ बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं प्रज्ञा मिश्रा, दिल्ली से उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।